नमस्कार। पाकिस्तान को आदत है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं तो आपको पता होना चाहिए कि आज पाकिस्तान में एक पीस मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। और इस पीस मीटिंग के अलग अगर हम बात करें, इतर बात करें, तो यहाँ पर पीस की जगह खुद एक नया युद्ध शुरू होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों है आखिर? तो आपको पता होगा कि भैया पाकिस्तान और इजराइल के बीच के जो संबंध है वो किसी से छुपे हुए नहीं है, मान्यता नहीं देता है इजराइल को वो एज अ कंट्री। और इसी बीच यहाँ पर जो ख्वाजा आसिफ हो जाते हैं, इनका तो एक अलग ही मामला चल रहा है, ठीक है। इन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके इन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण बात कही, वो भी तब जब ये पीस मेकिंग करा रहे हैं। अब आप समझिए कि पाकिस्तान के पास कितनी बुद्धि हो जाती है। ये पीस किसके बीच में करा रहे हैं? इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में। और इस मीटिंग में कौन नहीं आ रहा है? इजराइल ही नहीं आ रहा है। उसके बाद ये कह भी किसके लिए कह रहे हैं? इजराइल के लिए कह रहे हैं कि जो इजराइल हो जाता है ना, वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। एंड दिस इज द न्यूज। देखिए इन्होंने ट्वीट क्या किया है, मैं आपको ट्वीट बताती हूँ। ये इनका ट्वीट हो जाता है ख्वाजा आसिफ का, दैट इजराइल इज इविल एंड कर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर पीस करा रहे हो या फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान रहे हो। इनका कहना है कि इजराइल बुराई का प्रतीक है, अभिशाप हो जाता है। और इस्लामाबाद में जब शांति वार्ता चल रही है तब इनका स्टेटमेंट आता है। तो ये अपने मजाक बनने का मौका कभी खाली हाथ जाने ही नहीं देते हैं। इससे पहले भी इन्होंने मजाक उड़वाया था अपना, दोबारा से फिर से उड़वा लिया है। खैर आगे बात करते हैं। अब जैसे ही ये बात कहते हैं ना कि इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाता है, वो पूरी तरीके से कर्स है, तो ऑल्दो जब ये सारी चीजें हो रही थी इनको समझ में आया कि इन्होंने कोई गलती करी है, वैसे ही इन्होंने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन तब तक इनकी ऑफिशियल बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है वो एक पोस्ट डालते हैं कि वो नेशन तो ह्यूमैनिटी की बात करे ही नहीं जो खुद आतंकवाद को फैलाता है, और हमें ऐसे नेशन से तो कोई भी वैलिडेशन नहीं चाहिए। चलिए ये वाली यहाँ पर चीजें थी। इसके बाद एक एम्बैरेसमेंट मोमेंट पाकिस्तान के लिए क्रिएट होता है कि आपको एक तो गालियां भी पड़ी और दूसरा आपको अपना पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा, वो भी तब आप पीस मेकिंग में उतर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों भैया इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है पीस मेकिंग करवाने में, जबकि उसको कोई तवज्जो देता नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं लॉस हो रहा है इकोनॉमी का, वो कंगाली में आटा गीला होना वाला वो पाकिस्तान के साथ ही चल रहा है। और इन्होंने एक नया युद्ध अपने लिए खुद ही बुला लिया, क्योंकि खुद ही ये बीच में कूदे हैं। अब ये पीस मेकिंग बीच में किसको घुसेड़ करके करवा रहे हैं? इनका कहना है कि भैया लेबनान पर आपने हमला किया है, ये लेबनान को बता रहे हैं, जबकि लेबनान का कोई लेना देना ही नहीं है इससे, लेकिन फिर भी लेबनान को बीच में ला करके पीस मेकिंग ये करवाना चाहते हैं। खैर ये थी न्यूज एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन व्यू ऑन द चाइना एंड पाकिस्तान मीडिएशन, व्हाई पाकिस्तान हैज बिकम गो टू मीडिएटर इन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ज्यादा इन्हीं को है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर का जो मीडिएटर है वो बने। सबसे पहले तो ये इंटरनेशनली अपनी जियोपॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि देखो भैया जितना तुम लोग हमको नकारा समझते हो ना, उतने हम नकारे हो नहीं जाते हैं, हमारे भी इंटरनेशनल कोई इज्जत हो जाती है। अब इस मीटिंग में जो मीडिएशन मीटिंग है इसमें कौन कौन है? तो सीज फायर वार्ता में यहाँ पर शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इशाक डार और आसिफ मलिक हो जाते हैं। इसके बाद अमेरिका से जेडी वेंस है, स्टीव विटकॉफ है, जेनरेट कुशर, ब्रांड कूपर है, और ईरान से यहाँ पर मोहम्मद बागेर अरागची और मराजी तीक्त राखाची हो जाते हैं। वही इजराइल शामिल होने से मना कर दिया कि भैया हम अगर ये मीडिएटर बनेंगे तो वैसे भी हम मीडिएशन नहीं करने वाले और सीज फायर नहीं होने वाला। ये हमें और आपको दोनों को ही पता है कि सीज फायर का ये जो इनका एक तरीके से स्टेप है वो फेल ही होगा। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका ईरान के बीच किन मुद्दों पर बात होगी सीज फायर में। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि बंद करवाना चाहता है यहाँ पर यूएस भी और इजराइल भी। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ये पर डे अब आपका $20 लाख चार्ज कर रहे हैं। अब $20 लाख चार्ज करोगे, पूरे दिन में लगभग 100 जहाज गुजरते हैं, लगभग 2000 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो। जबकि इंटरनेशनल जो लॉ हो जाता है, अगर हम सी से रिलेटेड देखें तो उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्या कहता है लॉ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तीसरा पॉइंट है इनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, और चौथा है सैंक्शन हटाना जो ईरान पर लगे हैं। आपको पता ही होगा सैंक्शन लगे थे तभी तो हम भी ईरान से ऑयल नहीं परचेज कर पा रहे थे। अभी जब यूएस ने सैंक्शन हटाया तो हमने ईरान से ऑयल लिया है, 7 साल बाद परचेज किया है। खैर एक जगह यहाँ पर सीज फायर की मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ अभी 40 दिन के लिए सीज फायर की बात करी थी यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने, ट्वीट भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने क्या किया? लेबनान पर हमला किया और वापस से जो सीज फायर ऐसी चीजें हैं वो खत्म हो गई।
ये चीजें वापस से आने लगी। अब देखो हॉर्मुज की जहाजों की आवाजाही फिर से बेहद कम हो गई। जैसे ही हमला करता है इजराइल, वापस से हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। एक दिन में 100 जहाज की जगह अब खाली यहाँ पर आपके 6 जहाज देखने को मिलेंगे जो निकल रहे हैं। 2 तेल के, केमिकल के, गैस टैंकर, ये सारी चीजें, मतलब थोड़ी बहुत अभी ओपन हुआ ही था हॉर्मुज स्ट्रेट कि इजराइल के हमला करने के बाद वो वापस से बंद हो गया है। चलो ये बात हमने देख ली। अब इसी बीच जब ये टोल टैक्स की बात चल रही थी ना, तो हमें पता होगा यूके के जो कीर स्टार्मर हैं, ये बहुत ही ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने बोला अगर हर देश इस तरह से ये करने लगे कि भैया हम अपने समुद्री रास्ते में आपसे टोल वसूलेंगे, तब तो इंडिया मलक्का ऑफ स्ट्रेट से ले सकता है, बाकी जो अदर नेशन है वहां से ले सकते हैं, और इसके साथ इनको जो हम पैसा दे रहे हैं इससे जो नॉर्मल लोगों की लाइफ है उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। ये तो मानवता के खिलाफ हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा निंदा करी इन्होंने कि भैया ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे समुद्री लॉ हैं वो ये कहते हैं कि समुद्री कानून के अकॉर्डिंग जो रास्ता हो जाता है उस पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं है, वो सार्वजनिक है, सब देश उसको यूज करेंगे बिना कोई पैसा के लेन देन के। ठीक है, चलिए, लेकिन मैंने आपको एक चीज कल भी बताई थी कि ये कुछ नया नहीं कर रहा है ईरान, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले भी इन स्टेट्स का, इन कैनाल्स का रणनीतिक तौर पर ये यूज हुआ है जब भी संघर्ष हुआ है देशों के बीच में। पनामा कैनाल बंद की गई थी यूएस के लिए, जब संघर्ष हुआ पनामा ने बंद किया। स्वेज कैनाल बंद किया गया, इजिप्ट ने जब कब्जा किया ब्रिटेन के लिए बंद कर दिया। तो ये होता रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अभी इस मुद्दे को इतना ज्यादा सेंसर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भैया 80% ऑफ द ऑयल, क्रूड ऑयल, 20% वर्ल्ड का ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस, वो सब यहां से गुजरता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि वाई पाकिस्तान वांट टू मेक पीस, जो हर जगह का पीस डिस्टर्ब करके रखते हैं, उनको आखिर क्यों इंटरेस्ट है भैया पीस कराने में? तो फटी हालत है इसलिए इंटरेस्ट हो जाता है। और फटी हालत कैसे है, चलो बात करती हूं मैं। पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के गंभीर है। सबसे बड़ी बात ये देखो, पाकिस्तान की जो सीमा है वो लगती है ईरान से, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता में है कि कहीं 1-2 गलती से हमारे ऊपर गिर गई तो हमारा क्या होगा। खैर ये भी चिंता कम है। अब देखो यहां पर इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अस्थिर हो चुकी है। 2 दिन के लिए इन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था सबका, बीच में 2 दिन के लिए अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही, वर्क फ्रॉम तो है ही। साथ ही साथ ये अपना गणतंत्र दिवस नहीं मना पाए थे, इसी चक्कर में पेट्रोल डीजल की इतनी ज्यादा हाहाकार हो रही है। प्राइस जो है वो बहुत आसमान छू रहा है, 200% यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गए थे ऑयल के। लोग परेशान है। सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर मैं बात करूं तो इन्हीं पे देखने को मिला है। क्यों इफेक्ट देखने को मिला है? देखो इनके फ्यूल प्राइसेस 85% तक उछाल हुआ। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसर्न जो लोगों का है वो आपका 78% तक महंगा हो चुका है। इन्फ्लेशन टॉप पर पहुंच गया है 50%। एंड द पर्सनल इंपैक्ट रिपोर्टेड की बात करें तो 73% तक ये इंक्रीज हुआ है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भैया हमारी इकोनॉमी तो वैसे भी कर्ज पे चलती है, हर आए दिन हम IMF से लोन मांगा करते हैं, चाइना के लोन पर हम जीवित हैं, और इधर सऊदी अरब कह रहा है मेरा पैसा लौटाओ। और अगर हमने ये नहीं किया तब तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई। इसलिए सीज फायर करवाओ, भले ही अपनी बेइज्जती करवाओ, लेकिन सीज फायर करवाओ यहां पर। खैर आगे बढ़ते हैं। ये लेबनान को बीच में इन्होंने क्यों रखा? जब लेबनान का कोई मतलब ही नहीं था तो ऑफकोर्स क्या हो जाता है, ईरान का प्रॉक्सी हो जाता है लेबनान। अगर उस पर हमला हुआ तो वो ईरान पर हमला माना जाएगा, इसलिए लेबनान को बीच में जबरदस्ती घुसेड़ा है यहाँ पर किसने? यही ख्वाजा आसिफ आसिम मुनीर, इन लोगों ने। खैर अब देखो यहाँ पर ये जो शहबाज शरीफ का पोस्ट था ये भी आपने देखा किस तरीके से ड्राफ्ट डिप्लोमेसी चल रही थी, क्योंकि यूएस के चमचे तो ये हो ही जाते हैं, भैया हम तुमको ड्राफ्ट लिख करके देंगे, तुम अपना यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। सेम ऑपरेशन सिंदूर जैसा इन्होंने काम किया। तो ये एक पपेट है और पपेट का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है और होना भी चाहिए। खैर और इधर इनकी बात करते हैं, पाक के डिफेंस मिनिस्टर जो हो जाते हैं ख्वाजा आसिफ, ये दुनिया के ऐसे पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं ना वो रिपोर्ट करते हैं किसको? होम मिनिस्टर्स को। लेकिन दिस इज द ओनली पर्सन जो कि होम मिनिस्टर को रिपोर्ट ना करके खुद यहाँ पर जो इनके आर्मी चीफ हो जाते हैं उनको ये जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इनका ये जो मामला है वो चल रहा है कि ये खुद कोई इनके पास इतनी बड़ी पावर हो नहीं जाती है। खैर इजराइल और पाकिस्तान के अगर हम रिलेशन की बात कर लेते हैं, पूरी दुनिया में सबको पता है कि
पाकिस्तान के वीजे में सिर्फ एक ही कंट्री पर बैन लगा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, दैट इज इजराइल। इन दोनों की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, वही जेनोसाइड वगैरह। प्लस 26/11 अगर हम हमले की बात करें तो इन्होंने मुंबई में ताज होटल को तो टारगेट किया ही था। इनकी लिस्ट में था यहाँ पर एक जूइश सेंटर, जो कि द गार्जियन की रिपोर्ट में निकला हुआ था, द गार्जियन के न्यूज़पेपर में यहाँ पर निकला हुआ था कि जो 26/11 का हमला हुआ था इन 2008, इन्होंने टारगेट किया था एक जूइश सेंटर भी। तो ये हमेशा से ही खिलाफ रहे हैं जूइश के, क्योंकि इनको कन्वर्ट नहीं कर पाए बेचारे, इसलिए। खैर, इस पर नहीं जाते हैं और इनकी एक बात सुन लेते हैं, यहाँ पर मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा दुश्मन जो है, यहाँ हिंदुस्तान है वहाँ इजराइल भी है। यस, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर इन्होंने एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी कि इनका कहना है कि दुश्मन इंडिया के साथ हमारे पास इजराइल भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया के साथ इजराइल भी इनका दुश्मन हो जाता है, और जैसे ये बात कहते हैं उसके बाद तो पूरा जो स्थिति है वो यहाँ पर बदलती हुई नजर आई और एक नए युद्ध की आहट भी हमें नजर आ गई। खैर, अब हम बात करें कि जो इजराइल है, क्या उसके पास पावर नहीं था कि अकेले वो ईरान को खत्म कर देता है? यहाँ पर ऑफकोर्स कर सकता है, उसके पास पूरा पावर है। तो क्या वो यूएस को अपना पपेट बना करके बैठा हुआ है? तो दिस इज द ट्रू कि वो यूएस को अपना पपेट बना करके बैठा हुआ है, वो यूएस का यूज कर रहा है इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया हो, जब भी यूएस ने बोला हम सीज फायर करेंगे, तब इजराइल ने सीज फायर पहले तोड़ा है, और अभी भी जब हुआ तो उसने पहले ही तोड़ा। उसने बोला देखो भाई, जब तक हम खत्म नहीं कर लेंगे ना, तुम कुछ भी करते रहो, मैं लेकिन जरूर करूंगा। ठीक है, और मैं इस सीज फायर को होने ही नहीं दूंगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। चलिए, अब देखो यहाँ पर एक चीज और, ऐसे पास्ट में भी ये कर चुके हैं। तो यहाँ पर आया था भैया तुम आए ही क्यों हो जबकि तुम्हारा कोई काम हो ही नहीं जाता है सऊदी अरेबिया में। अब ये बीच बीच में कहते रहे हैं कई बार कि जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको एकजुट होना चाहिए, वो भी किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है वो हमारी सभ्यता के लिए खतरा हो जाता है। ये खबर अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक टाइम्स की हमारी हो जाती है, वो भी 16 जून 2025 की ये खबर है, जिसमें खबर आई थी कि दैट पाकिस्तान टू अटैक इजराइल विद द न्यूक्लियर मिसाइल, इस्लामाबाद इश्यूज बिग स्टेटमेंट। तो ये समय समय पर ऐसी खोखली धमकी भी देते रहते हैं, क्योंकि भैया इनका लीडर कौन है ये भी तो देखो। लीडर तो ट्रंप हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़े लायर और झूठे हैं, तो वैसे ही उनको फॉलो करते हुए ये खोखली धमकी ये भी देते हैं। खैर, आगे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इजराइल रिस्पॉन्स करता है कि तुम क्या भाई हमारे ऊपर अटैक करोगे, हम खुद प्लानिंग कर रहे हैं अटैक ऑन पाकिस्तान, Jewish state on alert over Islamic nuclear bomb। अब देखो ये दोनों इस समय अब फाइनली आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम सबसे बड़ा इसका कारण हो जाता है कि इजराइल इन पर हमला करना चाहता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है और इसलिए इसको मीडिएशन में रखा भी गया है। दैट इज द वन ऑफ देम रीजन ऑल्सो नाउ कि भैया तुम मुस्लिम बहुल देश हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हो जाता है और इसलिए इजराइल पसंद नहीं करता कि भाई इनके पास तो नहीं होना चाहिए। नाउ पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है 1970 के दशक का, हम सभी जब 1971 में परमाणु भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो यहां पर इनके जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इन्होंने बोला कि चाहे हम खाएं ना, इनका एक टैगलाइन बहुत फेमस हुआ, हम घास खाएंगे लेकिन हम अपना परमाणु बम जरूर बनाएंगे, क्योंकि लड़ाई में हारे थे ना। इनको लगा अगर परमाणु बम नहीं हुआ तब तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई ये हुआ यहाँ पर। खैर, अब अगर हम बात करें कि ये जो बीच में मीडिएशन कराने में बार बार पोक कर रहे हैं इजराइल को, इजराइल का अगर दिमाग घूमा, क्योंकि वो इस टाइम इस मूड में है, तो अगर वो सऊदी पे हमला कर सकता है, सीरिया पर कर सकता है, ठीक है, येमेन, ओमान, ईरान पर कर सकता है, तो तुम्हारे ऊपर हमला करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे ऊपर भी वो आसानी से हमला कर सकता है। तो इससे अच्छा है शांति से बैठो। लेकिन नहीं, ये तो शांति से बैठने ही नहीं चाहते। इसका फायदा इंडिया को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इनको भी पता है कि भैया हमारे संबंध इजराइल के साथ अगर मैं बात करूं तो कितने बेहतरीन हो जाते हैं, और कल को अगर ये हमें धमकी देते हैं किसी भी तरह की, तो अब तो इजराइल और इंडिया मिल करके इनको बताएंगे कि एक्चुअल में आपकी औकात क्या हो जाती है। और कृपया आप शांति बनाए रखें। जिस मीडिएशन की आप बात कर रहे हो बस वही मीडिएशन तक रहो ना, उससे आगे बढ़ने की आपको क्या बड़ी बड़ी बातें फेंकने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बातें पूरी दुनिया को पता है। जो खुद एक मैसेज नहीं लिख सकता है, ड्राफ्ट डिप्लोमेसी खेलता है, वो बताएगा कि भैया इजराइल और इंडिया जैसे जो नेशंस हो जाते हैं, दे आर द पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, वो क्या काम करेंगे। खैर, ये तो रही हमारी चीजें जो हमने डिस्कस करी। आपको क्या लगता है इसी बीच इजराइल को एक मिसाइल
मार ही देनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तान पर, ताकि बैकिंग से हम भी सपोर्ट करते रहे और दूर से बैठ करके मजा लेते रहे, क्योंकि हमारी भी डिप्लोमेसी कुछ ऐसी ही हो जाती है। सो चलिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका कंसर्न होगा और क्या इस मीटिंग में होने वाला है, आपको क्या लगता है विद द रेफरेंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।